नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र का लिखा व्यंग्य बिल्ली और मंत्री। श्री उपाध्याय का इरादा कदापि मंत्री बनने का नहीं था। वे गली शहादरा में एक साधारण हकीम थे। गुलकंद, सिद्ध, मकरध्वज, जहर मोहरा और कुश्ता बेचते थे। मगर किस्सा वह हुआ कि एक बार मुख्यमंत्री के भांजे को, जिसका उसी गली में कोयले का डिपो था, पेचिश हो गई और वह श्री उपाध्याय के इलाज से ठीक हो गया। उसने बातों बातों में मुख्यमंत्री से भी उपाध्याय का जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री को बहुत दिनों से बवासीर की बीमारी थी और किसी तरह ठीक न होती थी। मुख्यमंत्री ने अपने भांजे के आग्रह पर श्री उपाध्याय को बुला भेजा और उनका इलाज शुरू कर दिया। बदकिस्मती से मुख्यमंत्री की पुरानी बवासीर 6 महीने में ही उपाध्याय जी के इलाज से ठीक हो गई। अब क्या था, श्री उपाध्याय मुख्यमंत्री के खानदानी हकीम हो गए और उनकी गिनती मुख्यमंत्री के अपने आदमियों में होने लगी। श्री उपाध्याय जी की हिकमत वह चली कि उन्हें 1 साल की मुद्दत में ही अपने मरीजों को देखने के लिए एक गाड़ी खरीदनी पड़ी। घर से हटकर बंगले में रहना पड़ा, बंगले में टेलीफोन लगाना पड़ा, बैंक में अकाउंट खोलना पड़ा। मतलब ये कि मिनिस्टर साहब की दोस्ती उनके लिए अच्छी खासी मुसीबत बन गई। लेकिन वह राजनीतिक आदमी, आप तो जानते हैं, एक दफा जिसके पीछे पड़ जाएं, जीवन भर उसे चैन नहीं लेने देते। एक दिन उपाध्याय जी को मुख्यमंत्री ने बुलाया और कहा, उपाध्याय जी, आप तो हमारे अपने ही आदमी हैं, आप जनता मंडल के सेक्रेटरी क्यों नहीं हो जाते? उपाध्याय जी ने बहुत इनकार किया। बोले, सरकार, मैं आजकल माउलहम और द्राक्षासव को मिलाकर एक नई दवा बनाने में लगा हूँ। यूं समझिए गोया हिकमत में वैद्य का पैबंद लगा रहा हूँ। देखिए अब इस मिलावट से कौन सी नई चीज निकलती है। कौन सी निकलेगी? मुख्यमंत्री ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इस पर मुख्यमंत्री ने और हैरान होकर पूछा, मगर वह दवा जो अभी आपको मालूम नहीं कि क्या होगी, किस मर्ज के लिए होगी? वह भी मालूम नहीं। श्री उपाध्याय ने बड़ी स्पष्टता से कहा, असल में बात ये है सरकार कि अंग्रेजी तरीके के इलाज में पहले बीमारी ढूंढी जाती है, बाद में उसका इलाज हाथ लगता है, और हम लोग दवा पहले बना लेते हैं, बाद में उसके लिए बीमारी ढूंढते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री ने सिर हिलाकर कहा। आप तो पहले जनता मंडल के सेक्रेटरी हो जाइए, बाद में आपके लिए काम ढूंढ लिया जाएगा। चुनांचे श्री उपाध्याय जनता मंडल के सेक्रेटरी चुने गए क्योंकि वह मुख्यमंत्री के अपने आदमी थे। फिर जब असेंबली का चुनाव सिर पर आ गया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर बुला भेजा और कहा, उपाध्याय जी, मंडल के लोग आपके काम की बहुत प्रशंसा करते हैं। उपाध्याय जी ने हैरान होकर कहा, मगर सरकार, मैं तो मंडल में एक बार भी नहीं बोला। यही तो तारीफ के लायक बात है, मुख्यमंत्री ने सिर हिलाकर कहा। देखिए,
आजकल इलेक्शन सिर पर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आप असेंबली के लिए अपने क्षेत्र से मेंबरी की दरखास्त दे दीजिए। आप अपने आदमी हैं और मगर जनाब, श्री उपाध्याय ने बेहद परेशान होकर कहा, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी श्री गर्मा धर्मानाथ का इलाज कर रहा हूँ। उन्हें क्या बीमारी है? मुख्यमंत्री ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बीमारी तो उन्हें वह है जो मैं उनकी स्त्री को भी नहीं बता सकता। अब आप खुद ही समझ जाइए। मुख्यमंत्री की आंखों में एक शरारत की चमक प्रकट हुई। भेद भरे लहजे में बोले, तो आप उनका इलाज तो ठीक तरह से कर रहे हैं ना? इलाज तो कर रहा हूँ, उपाध्याय जी रुक रुक कर बोले। लेकिन मुसीबत तो ये है कि समझ में नहीं आता कि क्या इलाज करूं। वास्तव में इस बीमारी का सही इलाज संख्या है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें कितनी संख्या खिलाऊं जिससे उनकी बीमारी तो मर जाए लेकिन वह खुद न मरें। अगर संख्या कम देता हूं तो उनकी बीमारी नहीं जाती, ज्यादा देता हूं तो वह खुद मर जाते हैं। मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, मुख्यमंत्री ने जम्हाई लेते हुए कहा। मगर इलेक्शन तो अपने हाथ में है ना, इसलिए आप बस देर न कीजिए। आप इसी इलेक्शन में खड़े हो जाइए। आप अपने आदमी हैं और चुनाचे श्री उपाध्याय जी असेंबली के सदस्य हो गए। फिर जब मुख्यमंत्री साहब अपना मंत्रिमंडल बनाने लगे तो उन्हें अपने आदमियों की जरूरत पड़ी। इसलिए उन्होंने श्री उपाध्याय जी को स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना दिया और जंगल का महकमा भी उन्हीं के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि हर तरह की जड़ी बूटियों की शोध जंगल में ही होती है। श्री उपाध्याय जी ने मंत्री बनने से बहुत इनकार किया। एक तो उनकी धर्मपत्नी 11 बच्चों के बाद फिर से गर्भवती थी। फिर इन दिनों वह एक रईस और कारखानेदार की आज्ञा पर सच्चे मोती और जवाहरात वाला सिद्ध मकर ध्वज बनाने में व्यस्त थे। मगर मुख्यमंत्री साहब ने उनकी एक न मानी। बोले, आप ये भी तो सोचिए, अब तक जितने मंत्री मैं ले चुका हूं किसी की आयु 60 बरस से कम नहीं है और इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसे कोई न कोई बीमारी न लगी हो। किसी का सिर हिलता है तो कोई दमा का शिकार है, किसी को प्रमेह है तो कोई हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। इसलिए भी मंत्रिमंडल में किसी हकीम या वैद्य का होना जरूरी है। आप अपने आदमी हैं और बेशक बेशक, मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी ने सिर हिलाकर कहा और श्री उपाध्याय जी मंत्री बन गए। श्री उपाध्याय जी मंत्री तो बन गए, लेकिन वह इस पद से खुश न थे। एक तो उन्हें अंग्रेजी अर्थात अपने देश की असली राष्ट्रभाषा आती न थी, फिर वह हिंदी और उर्दू भी काम चलाऊ सी जानते थे। इसलिए मंत्रालय का सारा काम उन्होंने विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंप रखा था और खुद दूसरे मंत्रियों के इलाज में लगे रहते थे। और सच बात तो ये है कि ये काम बजाय खुद इतना बड़ा था कि उन्हें अपने विभाग की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ थी। एक दिन दोपहर में आकाश का रंग गुलाब जल की तरह स्वच्छ था और जमीन त्रिफला की तरह पीली और भूरे रंग की हो रही थी। उपाध्याय जी अपनी खरल में अमल, कुश्ता, अंबरी, मरजाई वाला घोट रहे थे।
मुख्यमंत्री का निजी सचिव उनके पास आया और उनके कान में कहने लगा, अभी चलिए, मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया है, बेहद जरूरी काम है। क्या उन्हें दिल का दौरा फिर पड़ गया? उपाध्याय जी एकदम चिंतित होकर बोल पड़े। नहीं, दौरा नहीं, निजी सचिव जल्दी से बोला। तो फिर मैं कौन सी दवा अपने साथ ले चलूं? जल्दी से बताइए, उन्हें क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है, निजी सचिव ने जरा परेशान होकर कहा। एक सरकारी काम है। सरकारी काम है तो मेरे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री जितेंद्र नाथ कुंद्रा को बुला लीजिए। मेरे जाने की क्या जरूरत है? आप देखते नहीं मैं इस खरल में कैसी कीमती दवा घोट रहा हूं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने बड़ी खुशामद की। आखिर बड़ी मुश्किल से उपाध्याय जी जाने के लिए तैयार हुए। जब उपाध्याय जी मुख्यमंत्री की कोठी पर पहुंचे तो वहां खुशामदियों की बड़ी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री साहब ने उनसे छुटकारा पाया और फिर श्री उपाध्याय जी की तरफ ध्यान देते हुए बोले, मंत्रिमंडल खतरे में है। किसका? उपाध्याय जी ने पूछा। मेरा या आपका? सबका। और अगर इस वक्त आपने मेरी मदद न की तो मैं मारा जाऊंगा। उपाध्याय जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका अपना आदमी हूं, किस दिन काम आऊंगा? उस कमबख्त का नाम आप बता दीजिए जिसने आपको इस कदर परेशान कर रखा है। मैं शहर में 2-4 गुंडों को जानता हूं, चाकू के एक ही वार में। नहीं उपाध्याय जी, आप बात को समझे नहीं। ये गुंडों के किए का काम न होगा, ये काम तो आपको ही करना होगा। उपाध्याय जी कांप गए, बोले, ये काम तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। आपके मुझ पर बड़े एहसान हैं, लेकिन किसी की जान लेना? मुख्यमंत्री साहब हंसकर बोले, आप भी अजीब आदमी हैं। मैं क्या किसी की जान लेने को कह रहा हूं? मैं तो सरकारी काम के बारे में बात कर रहा हूं। वह कैसा काम है? राष्ट्रीय बचत। राष्ट्रीय बचत? हाँ, राष्ट्रीय बचत। आजकल राष्ट्रीय बचत का ख्याल केंद्रीय सरकार के सिर पर भूत बनकर सवार है। पिछले 1 महीने से बराबर चिट्ठियां आ रही हैं। सरकारी गैर सरकारी ट्रंक कॉल से हर क्षण मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर मैंने राष्ट्रीय बचत के काम को गंभीरता से पूरा न किया तो मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय बचत क्या होती है? उपाध्याय जी ने भयभीत होकर पूछा। वे बेचारे सरकारी कामों से हमेशा कतराते थे। मतलब ये है उपाध्याय जी कि सरकारी काम में बचत करना, सरकारी खर्च में कमी करना। अगर 10 रुपये का काम हो तो उसे 5 रुपये में पूरा कर लेना। अगर काम में 10 आदमियों की जरूरत हो तो उसे 2 आदमियों से चला लेना। इस तरह की तिकड़म को राष्ट्रीय बचत कहते हैं। उपाध्याय जी सोच सोच कर बोले, तो आप मंत्रियों की तनख्वाहें कम कर दीजिए। मंत्रियों की तनख्वाह पहले ही कम हो चुकी है, अब और क्या कम होगी? मुख्यमंत्री घिघिया कर बोले। तो आप एक मंत्री ही कम कर दीजिए, मेरा इस्तीफा हाजिर। उपाध्याय जी फौरन खुश होकर बोले। मगर एक मंत्री कम करने से क्या होगा उपाध्याय जी? तो देखिए, मेरे विभाग में 15 के करीब सेक्रेटरी होंगे, घटा के 7 कर दीजिए। 7 आदमियों की बचत से भला क्या होगा? मुख्यमंत्री साहब उदास होकर बोले। और नीचे जाइए, मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया। उपाध्याय जी सेक्रेटरी के धरातल के नीचे उतरकर सोचने लगे। बोले, तो विभाग के सुपरिंटेंडेंट आधे कर दीजिए,
60 के 30 रखिए। 30 की बचत से भी क्या होगा? और नीचे जाइए, और नीचे। उपाध्याय जी और नीचे चले गए। क्लर्कों तक पहुंचे तो मुख्यमंत्री का दिल जरा खुश हुआ, और जब चपरासियों पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री की बाँछें खिल गईं। उन्होंने फौरन उपाध्याय जी को गले लगा लिया। बोले, अब आप कुछ कुछ मंत्री होते जा रहे हैं। दरअसल हम मंत्री लोगों को बहुत नीचे उतरकर आम लोगों की सतह पर सोचना चाहिए। आप एक काम कीजिए, मेरे ख्याल में अब आपका एक दौरा भी हो जाए। दौरा? मुझे तो दिल का दौरा नहीं पड़ता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मेरा मतलब इलाके के दौरे से है। आप 3 ताल का एक चक्कर लगा दीजिए। 3 ताल हरा भरा सुंदर पहाड़ी स्थान है, और आपने अब तक अपने इलाके का एक दौरा तक नहीं किया। इससे दूसरे मंत्रियों को आपसे शिकायत पैदा हो चुकी है। अतः आप 3 ताल का दौरा कर आइए और वहां बैठकर राष्ट्रीय बचत के सिलसिले में अपनी योजना पर ठीक तरह से सोच लीजिए। और अगर हो सके तो वहाँ के स्थानीय विभागों को देखकर उसमें भी बचत कर दीजिए। मैं आपको पूरा पूरा अधिकार देता हूँ इस संबंध में। बातें करते करते दोपहर से शाम हो गई। अब उपाध्याय जी मुख्यमंत्री की कोठी से बाहर निकले तो उन्होंने 3 ताल जाने का और वहां जाकर राष्ट्रीय बचत करने का पक्का इरादा कर लिया था। वह बेहद खुश होकर मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर निकले। उस वक्त शाम हो चुकी थी। पश्चिमी आकाश में क्षितिज का रंग लाल तरबूज के शरबत जैसा था, और कहीं कहीं आसमान पर तारे झरबेरियों की तरह निकले हुए थे। जंगल विभाग के कंजर्वेटर ठाकुर मनवंत सिंह बड़े अच्छे शिकारी थे। पुराने अनुभवी थे, अंग्रेजों का जमाना देखे हुए थे। उन्होंने श्री उपाध्याय जी को हाथों हाथ लिया। 3 ताल के बोट क्लब में उन्हें शानदार दावत दी और उनकी तुलना भारत के प्राचीन वैद्यों चरक और सुश्रुत से की। बांदीपुर की महारानी ने उनके सम्मान में नृत्य का आयोजन किया, और महाराजा गोलमाल जी उन्हें झील पर मछली का शिकार कराने ले गए। जब ये राउंड पूरा हो चुका और श्री उपाध्याय जी ने 3 ताल के जंगलात देखने चाहे, तो ठाकुर मनवंत सिंह ने राजा ऑफ बांशीपुर से कहकर एक हाथी का बंदोबस्त किया, और ठाकुर मनवंत सिंह श्री उपाध्याय को 1 हफ्ते तक 3 ताल के तराई के जंगलों में लिए फिरे। ठाकुर मनवंत सिंह को शिकार का बहुत शौक था। अंग्रेजों के समय में चीफ कंजर्वेटर को जंगल में सवारी के लिए एक हाथी मिलता था, लेकिन राष्ट्रीय सरकार के आने से हाथी बचत में आ गया। इसका भी ठाकुर मनवंत सिंह को बहुत दुख था। वे कुछ न कर सकते थे। 2-4 बार उन्होंने कोशिश की, एक मर्तबा खुद मुख्यमंत्री से कहा, लेकिन हाथी बराबर कटौती में रहा। श्री उपाध्याय जी को अलबत्ता शिकार से कोई दिलचस्पी न थी, इसलिए जंगल में घूमते घूमते जब ठाकुर मनवंत सिंह आए वह चीता निकल गया कहकर हाथ मलते, तो श्री उपाध्याय जी जोर से चिल्ला पड़ते, अरे वह झाड़ी देखी? कौन सी? ठाकुर मनवंत सिंह अपनी निराशा पर काबू पाते हुए पूछते। वह जिस पर छोटे छोटे सुनहरे रंग के फूल लगे हैं। इसके बाद उपाध्याय जी हाथी रुकवाकर नीचे उतरते और जंगल से बूटी तोड़कर ठाकुर मनवंत सिंह को दिखाते और कहते, देखिए, आप लोग इसे कटपकड़ी कहते हैं, मगर प्राकृत में इसे पुड़ी कट कहते हैं। संस्कृत में ये रपड़ किर्क है, यूनानी में ये बाज कलीला है। अजब झमेला है।
ठाकुर जी आश्चर्य से बोले, मेरे ख्याल में तो ये आंवले का पेड़ है। जी हाँ, वही तो है, मगर बड़े काम की चीज है। इसके फायदे। इसके बाद श्री उपाध्याय जी ने हाथी पर चढ़कर जो आमले के फायदे गिनाने शुरू किए तो जी 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 कहकर ठाकुर मनवंत सिंह को कुछ नींद सी आने लगी। इतने में ठाकुर साहब ने झाड़ी के नीचे एक रीछ देखा और मारे खुशी के फिर अपनी राइफल सीधी की कि एकाएक उपाध्याय जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाथी रोकिए, हाथी रोकिए। ठाकुर मनवंत सिंह ने दांत पीसकर अपनी राइफल नीचे कर ली और बोले, नीचे तो रीछ है। उपाध्याय जी हंसकर बोले, नहीं ठाकुर जी, नीचे एक बूटी है, बहुत उत्तम बूटी मुझे नजर आ गई है। देखिए, वह हाथी को रोकिए, नीचे उतरकर आपको दिखाता हूं। तब तक रीछ भाग गया था। ठाकुर साहब ने दिल ही दिल में तो न जाने क्या कुछ कहा होगा, लेकिन प्रकट में बड़ी शालीनता से हाथी रुकवाया। उपाध्याय जी नीचे उतरे और एक सूखी सड़ी झाड़ी के पास रुक गए और बोले, देखिए, ये है वह अप्राप्य बूटी। ये सुकुमारल बूटी है, जिसे प्राकृत में मुखमारल कहते हैं, संस्कृत में डकमारल, यूनानी में चिकन फतूता। लाजवाब बूटी है। इसकी जड़ को 3 साल आंवले के रस में भिगोकर क्षय के रोगी को खिलाया जाए तो वह 2 दिन में अच्छा हो जाए। ठाकुर मनवंत सिंह के दिल में ख्याल तो आया कि 3 साल तक, यानी जब तक ये बूटी आंवले के रस में भीगती रहेगी, उस समय तक क्षय का रोगी क्या करेगा। मगर मंत्रियों से इस तरह के सवाल करना शिष्टाचार के खिलाफ, बल्कि सवाल न करना एक तरह की राष्ट्रीय बचत ही है। 7 दिन के दौरे के बाद श्री उपाध्याय जी तराई के जंगलों से वापस आकर फिर 3 ताल में टिक गए। उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया था। इसके अलावा उन्होंने हल्दी, जीरा, आंवला, वनफशा और इसी प्रकार की 100-150 अप्राप्य बूटियां इकट्ठी कर ली थीं। ठाकुर मनवंत सिंह का ट्रिप भी बुरा न था। स्वास्थ्य मंत्री की बेजा रोक टोक के बावजूद उन्होंने 2 चीतों के शिकार कर लिए थे। श्री उपाध्याय ठाकुर मनवंत सिंह के काम से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, ठाकुर साहब, आपको यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? ठाकुर साहब बोले, श्रीमान जी, सब ठीक है, सब अच्छा है, बस एक ही तकलीफ है, और वह ये कि तराई के जंगल तो खुद आपने अपनी आंखों से देख लिए हैं। इन जंगलों में जब घोड़े पर सवार होकर दौरे पर जाता हूं तो सख्त तकलीफ होती है। मगर मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। उपाध्याय जी आश्चर्य से बोले, आप तो हाथी पर थे ना? ठाकुर मनवंत सिंह ने समझाया। तो आप भी हाथी पर जाइए, किसने आपको मना किया है? उपाध्याय जी तुरंत बोले, कभी कभार अपने मेल जोल से किसी राजा महाराजा का हाथी मांग लेता हूँ, मगर आप जानते हैं, वे लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, कभी देते हैं, कभी नहीं देते। हाथी तो वास्तव में सरकारी होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, उपाध्याय जी सिर हिलाकर बोले। दूसरे घने जंगलों में हाथी के बगैर जाना सरकारी कर्मचारी को मौत के मुंह में ढकेलना है। बेशक बेशक, ठाकुर मनवंत सिंह अत्यंत गंभीर होकर बोले। हाथी कितने का आएगा? आखिर उपाध्याय जी ने सोच सोच कर पूछा। ठाकुर मनवंत सिंह बोले, अच्छा हाथी 10,000 में आएगा, मगर इन दिनों इत्तेफाक से राजा ऑफ बांशीपुर का एक हाथी 5,000 में मिल रहा है। आप ले लीजिए।
मैं मंजूरी दे देता हूँ। ठाकुर साहब कागजात तो पहले ही तैयार करके जेब में रखे हुए थे, तुरंत आगे बढ़ा दिए, खुद अपना कलम पेश किया और एक क्षण में 5,000 रुपया मंजूर हो गया। फिर ऐसी दावतों टी पार्टियों का सिलसिला चल निकला और कुछ इस तरह की व्यवस्था रही कि अगले 10 रोज तक उपाध्याय जी को याद ही न रहा कि वे यहाँ किस सिलसिले में आए थे। एकाएक रात को ध्यान आया कि वे तो यहाँ राष्ट्रीय बचत करने के सिलसिले में आए हैं। सोचते ही उनके माथे से पसीने की धारें फूट पड़ी, क्योंकि आदमी सीधे थे और नेक दिल थे। नहीं जानते थे कि सरकारी काम कैसा मुश्किल होता है। विवश होकर उन्होंने टेलीफोन पर ठाकुर साहब को बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने स्थानीय विभाग के कर्मचारियों की सूची लेकर आए, राष्ट्रीय बचत की जाएगी। रात को ठाकुर साहब अपने विभाग की सूची लेकर पहुंच गए। श्री उपाध्याय ने सूची देखकर कहा, आप मुझे जबानी समझाइए। देखिए, एक तो मैं हूं, ठाकुर मनवंत सिंह बोले। आप मुझे निकाल सकते हैं। उपाध्याय जी मुस्कुराकर बोले, चलिए चलिए, एक आदमी को निकाल कर क्या होगा। मेरे आदमी मेरे 2 डिप्टी कंजर्वेटर हैं जो 6 जंगलों को संभालते हैं। बाप रे, फिर उनके पास बहुत काम होगा। आगे चलिए, मेरा मतलब नीचे चलिए। नीचे 4 असिस्टेंट डिप्टी कंजर्वेटर, और नीचे 12 रेंज ऑफिसर, और नीचे 28 फॉरेस्ट ऑफिसर, और नीचे 60 फॉरेस्ट गार्ड हैं, और नीचे 7 रिकॉर्ड क्लर्क, और नीचे बिल्ली का दूध 9 रुपए। उपाध्याय जी एकाएक रुक गए, बोले, हाय, ये बिल्ली का दूध किस लिए? ठाकुर मनवंत सिंह ने बड़ी गंभीरता से कहना शुरू किया, हुजूर, हमारे रिकॉर्ड ऑफिस में चूहे बहुत हैं जो गरीब के जंगल से आ जाते हैं और रिकॉर्ड बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए सरकारी तौर पर हमने एक बिल्ली पाल रखी है जो उन चूहों से हमारे रिकॉर्ड को बचाती रहती है। उसके दूध पर 9 रुपए अधिक खर्च होते हैं, बस। उपाध्याय जी ने एकदम गुस्से से भड़क कर कहा, मगर जब 7 रिकॉर्ड क्लर्क रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त हैं, तो फिर इस बिल्ली की क्या जरूरत है? 9 रुपए? 9 रुपए? आश्चर्य है ठाकुर साहब, आप इतने बुद्धिमान और अनुभवी होकर ये नहीं देख सकते कि आपकी आंखों के सामने राष्ट्र की गाढ़ी कमाई का कीमती धन एक जंगली बिल्ली को दूध पिलाने पर खर्च हो रहा है। ठाकुर साहब ने शर्म से सर झुका लिया। उपाध्याय जी निर्णयात्मक स्वर में बोले, मैं हुक्म देता हूं कि इस बिल्ली को आज ही से डिसमिस कर दिया जाए। बहुत बेहतर, ठाकुर मनवंत सिंह फाइल को बंद करते हुए बोले। एकाएक दरवाजे के करीब से एक आवाज आई और उपाध्याय जी अपनी कुर्सी से उछल पड़े। म्याऊ। दरवाजे पर एक बिल्ली खड़ी थी और आश्चर्यचकित नेत्रों से मंत्री महोदय को देख रही थी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र का लिखा व्यंग्य बिल्ली और मंत्री। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।